So basically, we were doing vectors in our previous session और vectors को ही आज carry forward करेंगे। कोशिश रहेगी कि vectors के जो भी major concepts हैं वो आज cover हो जाएं and we'll just wrap it up इंशाल्लाह by today। तो सबसे पहले vectors का हमने paper share देखा था। It was basically in paper 1 for 3 to 4 marks। paper 2 में आता है ये तकरीबन 7 to 8 marks तक। और vectors जो है वो अगर paper 1 में आएगा तो काफी इजी होगा और ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि हर साल आपको एक वेक्टर का क्वेश्चन नजर आएगा पेपर 1 में। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट पेपर 2 तो वहां पर यूजुअली वेक्टर्स ऑन एंड ऑफ रहता है और कभी असेस होता है पेपर 2 में, कभी असेस नहीं होता। नाउ द थिंग इज कि अगर पेपर 2 में ये आ जाए तो फिर काफी डिफिकल्ट हो जाता है सिनेरियो और बहुत ही एक मुश्किल क्वेश्चन आता है वेक्टर्स का पेपर 2 में। तो हमारी ज्यादातर जो एफर्ट्स रहेंगी वो पेपर 2 से रिलेट करते हुए रहेंगी। वी वुड ट्राई एंड हैव अ गुड हैंड ऑन पेपर 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। तो अब सबसे पहले ये समझ लें कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी हो। लाइक इफ वी टॉक अबाउट टाइम और टेम्परेचर तो आपको कोई डायरेक्शन देना नहीं होता उसके लिए। लेकिन अगर मैं आपसे किसी एक पोजीशन की बारे में पूछूं या किसी एक जगह की लोकेशन पूछता हूँ, किसी पर्सन की लोकेशन पूछता हूँ, यू नीड टू गिव मी अ डायरेक्शन। तो दैट क्वांटिटी इज बेसिकली विद अ डायरेक्शन एज वेल। तो आप जब भी कभी किसी डायरेक्शन को यूज करते हैं तो वो वेक्टर होता है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो फिर उस क्वांटिटी को आप वेक्टर भी नहीं कहते। नाउ देयर आर थ्री डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ राइटिंग डाउन अ वेक्टर। द फर्स्ट वन इज अपर केस लेटर with an arrowhead. The other one is a lowercase letter with an arrowhead as well. And then we have O attached to that letter. Like आप अगर A से represent करना चाह रहे हैं किसी वेक्टर को तो आप सिर्फ अपर केस A लिख सकते हैं, लोअर केस A लिख सकते हैं या फिर अपर केस A के साथ O को ऐड कर सकते हैं। लाइक वी कैन राइट इट एज ओ ए। अब अगर हम बात करें इसको डिफाइन करने की इन द फॉर्म ऑफ सम वैल्यूज तो आपके पास ब्रैकेट की फॉर्म में कुछ इस तरीके से वैल्यूज लिखी होती हैं वेक्टर में। सो आई एम हैविंग -3 एंड +2 ओवर हियर। और यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है वो x को डिफाइन कर रही है और नीचे वाली वैल्यू y को डिफाइन कर रही है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द अदर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस तो हमारे पास सेकंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है राइट ओवर हियर। इफ यू सी वी हैव 2p + 3q। अब जो पहली वैल्यू है उसका कोफिशिएंट आपको x बता रहा है और जो दूसरी वैल्यू है उसका कोफिशिएंट y के बारे में बता रहा है। सो वी कैन सी दैट x इज 2 ओवर हियर व्हाइल द वैल्यू ऑफ y इज 3। तो इस तरीके से आपके जो वेक्टर्स हैं वो डिफाइंड होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द मैग्नीट्यूड्स एज वेल। तो मैग्नीट्यूड बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस होता है किसी भी वेक्टर का और इसको मेजर करने का तरीका या कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ √x² + y²। तो आपकी जो x की वैल्यू होगी वो आपने x की जगह पे रखनी है जबकि y की वैल्यू y की जगह पे। देन यू विल डू द स्क्वायर ऑफ बोथ ऑफ देम एंड टेक द रूट आफ्टर एडिंग देम अप। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर वी हैड √x² + y²। अब मैंने x का स्क्वायर लिया है विच इज बेसिकली 2। तो 2 का स्क्वायर किया है, साथ में वी हैव टेकन द स्क्वायर ऑफ y एज वेल विच इज 3। तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर हमने यहाँ पर यूज किया है एंड वी एंडेड अप हैविंग √13 एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। अब कुछ केसेस में एग्जामिनर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे देगा और कोई एक वैल्यू आपसे पूछ सकता है। वो लाइक ओवर हियर ही हैज गिवन मी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ बी एज 5। लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि आप इस वेक्टर की जो वैल्यू है उसमें x फाइंड करके दे दें। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी जस्ट नीड टू यूज द एग्जैक्ट सेम फार्मूला राइट ओवर हियर। हमने एग्जैक्ट सेम फार्मूला यूज करना है फॉर द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपने रखी है लेफ्ट साइड पर एंड देन यू हैव प्लेस्ड इन द वैल्यूज एट द रिस्पेक्टिव प्लेसेस। साथ में आपने कर दिया है स्क्वायर एंड देन यू जस्ट नीड टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। तो इस तरीके से आपने अपनी वैल्यू भी फिगर आउट कर ली है। नाउ कम्स द डिफिकल्ट पार्ट। अब डिफिकल्ट पार्ट क्या है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और मैं उन दोनों वेक्टर से कोई एक थर्ड वेक्टर फाइंड करना चाहूं तो कैसे करूंगा।
स्कूल में आप लोगों ने हेड एंड टेल रूल पढ़ा होगा, यहाँ पर वो हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज दैट मेथड इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे पास एक शॉर्टकट है, ऑल्दो ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ग्रेजुअली वंस यू लाइक स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद इट तो आपको ये काफी आसान लगना शुरू हो जाएगा। Now over here the examiner is saying that OA is 4 7 while OB is 3 -5। और मैंने क्या करना है, मैंने फाइंड करना है ए बी, वेक्टर ए बी फाइंड करना है। तो आपने सबसे पहली कंडीशन क्या समझनी है, दैट वी शैल हैव अ वेक्टर विद ए एंड अ वेक्टर विद बी। क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पर, वी हैव ए एंड बी। तो एक वेक्टर ए का लेकर आएंगे, एक वेक्टर बी का लेकर आएंगे, दैट इज माई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, दैट बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स, जो आप वेक्टर ए के लिए लेकर आ रहे हैं और जो वेक्टर आप बी के लिए लेकर आए हैं, उन दोनों में एक थर्ड एक्स्ट्रा वेरिएबल होना चाहिए एंड दैट शुड बी कॉमन इन बोथ ऑफ देम। फिर आपने उस लेटर को, जो एक्स्ट्रा लेटर है आपके पास, उसको आपने सेंटर में रखना होगा। नाउ आई विल जस्ट गिव इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हमारे पास यहाँ पर एक है ओ ए और दूसरा है ओ बी। तो अब मेरे पास एक वेक्टर ए का है, एक वेक्टर बी का है। आई ब्रॉट अप बोथ ऑफ देम, और इन दोनों ही वेक्टर्स में आप देख सकते हैं कि एक थर्ड अननेसेसरी कॉमन लेटर है विच इज ओ। और यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टू कंडीशंस है वो फुलफिल्ड है। थर्ड कंडीशन क्या थी, दैट वी शैल हैव द एक्स्ट्रा अल्फाबेट इन द वेरी सेंटर। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास जो ओ लिखा हुआ है वो कॉर्नर्स पर है, इट्स नॉट इन दी सेंटर, सेंटर में नहीं है। सो टू ब्रिंग इट इनटू द सेंटर हम क्या करेंगे, ओ ए को फ्लिप कर देंगे, वी विल फ्लिप इट। और हमारे पास जो ओ ए है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ए ओ। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका ओ अब दोनों तरफ से सेंटर में आ चुका है। नाउ इट्स इन द वेरी सेंटर एंड यू जस्ट कैन डायरेक्टली ऐड देम अप। अब आप वेक्टर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने फ्लिप किया है तो फ्लिपिंग के दौरान कुछ एक प्रॉब्लम हो गई है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम अपने ओरिजिनल ओ ए को देखें तो उसकी वैल्यू थी 4 and 7, लाइक दे वर +4 and +7। जब आपने फ्लिप किया, व्हेन यू फ्लिप्ड इट, तो आपके पास जो ओ ए था वो तो बन गया ए ओ। तो वैल्यूज के साइन भी फ्लिप हो जाएंगे। नाउ यू वोंट हैव +4 and +7, इंस्टेड यू वुड हैव -4 and -7। तो अब आपके पास +4 +7 क्या बन जाएगा, साइन फ्लिप करेगा, it would flip up the sign and it would become -4 and -7। So this is how you would change your signs। और इस तरीके से अब आप ऐड कर सकते हैं। एडिशन इज वेरी इजी, आपने सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को एक दूसरे के साथ ऐड अप करना है। सो यू हैव -4 and +3, so you just need to add them up right over here। The same goes with the bottom values as well। तो आपके पास है -7 और -5, you just add them up as well and you'll end up having -7 -5। अब आपने इसको करना है simplify and you would have -1 and -12 and that's my final answer। यहाँ पर मेरा आंसर आ चुका है फॉर ए बी। तो इस तरीके से आप अपनी वर्किंग आसान करके भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग हेड एंड टेल रूल। और हमने इसी मेथड को बार बार रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करना है सो दैट वी हैव अ बेटर ग्रिप ऑन दिस। अब चलते हैं एक और प्रॉब्लम पे जहां पर हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स हैं और वहां से हमें फाइंड करना है एक अननोन। तो यहाँ पर मेरे पास है ए बी, आई हैव ओ बी एंड आई हैव ए सी एज वेल। तो मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं एंड आई हैव बीन आस्क्ड अबाउट सी बी। मुझे सी बी फाइंड करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि सी बी के लिए अगेन वही सेट ऑफ रूल्स हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने दो वेक्टर्स लेकर आने हैं, एक वेक्टर सी का, एक वेक्टर बी का। उन दोनों वेक्टर्स में एक थर्ड लेटर होना चाहिए विच शुड बी सेम। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि वो सेम वेक्टर या वो सेम अल्फाबेट कहाँ होगा, सेंटर में होगा। सो आई हैव गॉट AC over here and I have got AB over here।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर आई वॉज ऑल्सो हैविंग ओ बी, तो मैंने ओ बी क्यों नहीं लिखा इधर? वाई हैवंट आई रिटन डाउन ओ बी? मैं ओ बी क्यों नहीं लिख रहा हूँ? वाई एम आई राइटिंग ए बी ओवर हियर? तो आप में से कोई मुझे बता सकता है हम ए बी क्यों यूज कर रहे हैं? एंड वाई आर वी नॉट यूजिंग ओ बी? ओ बी क्यों यूज नहीं किया मैंने? यस, एनी वन ऑफ यू? यस एग्जैक्टली, बेसिकली हमें ए बी इसलिए यूज करना था क्योंकि हमारे पास एक थर्ड अल्फाबेट सेम बन जाए. वी नीड टू हैव द थर्ड लेटर विच इज टू बी सेम. क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास क्या है, सी बी है. आई नीड टू हैव सी एंड आई नीड टू हैव बी, लेकिन एक थर्ड लेटर भी होगा जो कि सेम होना चाहिए. और फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है? द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट वी शुड हैव दैट सेम लेटर इन द वेरी सेंटर. तो आपके पास जो ए सी है, यू कुड जस्ट फ्लिप इट. आप इसको करेंगे फ्लिप और ये बन जाएगा सी ए. एज यू कैन सी ओवर हियर, इट्स नाउ सी ए प्लस ए बी. तो अब आपने क्या करना है, फ्लिप करने के लिए साइंस को भी चेंज करना है. एज यू कैन सी ओवर हियर, वी नाउ हैव -2 एंड -8. प्रीवियसली आई वाज हैविंग 2 एंड 8 ओनली. तो मेरे पास +2 +8 था. व्हेन आई फ्लिप्ड इट, आई एम नाउ हैविंग -2 एंड -8. विद दैट आई एम नाउ able to like directly add the values up. और हमारे पास बन जाएगा -2 +3, और साथ में हमारे पास बन जाएगा -8 -7. So with that, I'm going to have 1 and -15. That is going to be my final answer. अब मुझे आप लोगों से ये पूछना है that if all of you are perfectly clear, otherwise I'll like explain this again. जी, तो आप सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, या किसी को कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम इसमें? Okay, Mina, I'll do once more. I am having AD over here as 8 and -7. I am having DC as 4, 3, and I am having OC as -5 and 0. Now the examiner is asking me about AC. मुझे AC फाइंड करना है. तो आप में से कोई अगर मुझे बता सके which two vectors shall I use? कौन से दो वेक्टर्स यूज करूंगा मैं यहाँ पे to figure out AC? Which two vectors shall I use? Any one of you having any idea? हाँ भाई, चैंपियंस, किसी को कोई आइडिया? Okay, so let's say if we use AD and OC, तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आपके पास एक वेक्टर ए के लिए आ गया है, एक वेक्टर सी के लिए आ गया. द फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड. लेकिन हमारी सेकंड कंडीशन क्या थी? दैट देयर शुड बी अ थर्ड लेटर विच शुड बी सेम. दोनों में सेम लेटर होना चाहिए. ए और सी तो कांस्टेंट है. तीसरा लेटर आपके पास या तो दोनों तरफ डी हो या फिर दोनों तरफ ओ हो. सो बेसिकली वी कैन नॉट हैव ए डी एंड ओ सी ओवर हियर. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए डी के साथ अगर डी सी यूज कर लें, नाउ विल दैट बी ओके? हम ए डी और डी सी यूज कर सकते हैं. वेरी गुड, यस वी कैन. तो हम क्या करेंगे, हम ए डी और डी सी को यूज करेंगे. एंड वी नीड टू रिमेंबर द थर्ड कंडीशन एज वेल. थर्ड कंडीशन क्या थी? दैट द सेंटर अल्फाबेट्स और द सेंटर वेरिएबल्स शुड बी सेम. सेंटर वेरिएबल्स का सेम होना जरूरी है. तो आप देख सकते हो कि आपके पास दोनों ही जो लेटर्स हैं सेंटर में वो डी हैं. अगर वो सेम नहीं होते, वी वुड हैव फ्लिप्ड वन ऑफ द वेक्टर्स. तो अब आप करें इसको जरा सॉल्व. तो आपके पास है ए डी एज 8 and -7, while you are having DC as 4, 3.
Now, can any one of you tell me the answer to this? AD and DC has been written down. अब आप में से अगर कोई काबिल स्टूडेंट मुझे बता सके, what is the final answer for AD plus DC? Okay, so it's 12 and -4. तो हमारे पास आंसर आ गया है एज 12 एंड -4. लॉजिक ये है कि आपने फर्स्ट टू जो टॉप मोस्ट टर्म्स हैं उन्हें करना है ऐड, और फिर बॉटम मोस्ट जो दो टर्म्स हैं उनको भी करना है ऐड, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल आंसर. अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, दैट व्हाई एम आई यूजिंग एडी एंड देन डीसी. तो पहले एडी क्यों लिखा है, बाद में डीसी क्यों लिखा है, उसका रीजन समझ लें. इफ यू सी ओवर हियर, वी हैव ए कमिंग अप फर्स्ट, तो हमने ए का वेक्टर पहले लिखना है, एंड देन आई एम हैविंग सी. तो जो मेरा रिक्वायरमेंट है, जो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर है, दैट इज ए सी. तो ए पहले आ रहा है तो ए का वेक्टर भी पहले ही आएगा, और सी बाद में है तो सी का वेक्टर बाद में आएगा. दिस इज हाउ वी सॉल्व अप द वेक्टर्स. और अब मैं आपको देने लगा हूं कुछ क्वेश्चन, तो ये आप लोगों ने ट्राई करना है. सो वी आर हैविंग ए एफ ओवर हियर as 0, -2, and we are having FC over here as 8 and 4. Then we are having CD over here as 9 and -3. In the first part, you people are going to figure out AC, and then in the second part, आप लोगों ने find करना है AD. Now this is your job. ये आप लोगों ने करना है, इसको try और फिर मुझे बताना है अपना आंसर. All of you need to do this and let me know your answers quickly. ओके, तो AC का आंसर सबका करेक्ट है. इट्स A2, 8 and 2. और साथ में AD जो है उसमें अब क्लैश आ गया आंसर्स में, तो मैं जरा आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ फॉर AD. बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू पिक अप टू वेक्टर्स फॉर AD. अब AD के लिए दो वेक्टर्स लाने हैं, और उन दोनों ही वेक्टर्स में एक थर्ड लेटर कॉमन होना चाहिए. सो ओवर हियर वी हैव अ वेक्टर फॉर D व्हिच इज CD, और फिर हमारे पास AC मौजूद है over here, because we need to have a vector of A. तो AD या AD बनाने के लिए हम या तो AF यूज कर सकते थे या फिर AC यूज कर सकते थे. अगर हम AF यूज करते हैं लेट्स से, और साथ में हम लेकर आते हैं D के लिए CD, तो प्रॉब्लम यह है कि आपका थर्ड लेटर सेम नहीं है. सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि आपका A और D का एग्जिस्ट करना कंपलसरी है. आफ्टर दैट यू शुड हैव अ थर्ड कॉमन लेटर. अब थर्ड कॉमन लेटर यहाँ पे बन नहीं रहा, सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज आवर आंसर फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट. ए सी का आंसर ही यूज कर लेंगे हम, एंड वी विल हैव ए सी ओवर हियर. तो अब आप देख सकते हो कि हमारा जो सी है वो कॉमन आ चुका है सेंटर में, और अब आपने डायरेक्टली इसको करना है ऐड. सो वी विल एंड अप हैविंग 9 and in fact 8 and 2 plus with 9 and -3. अब आप लोग कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को जब करेंगे ऐड, सो यू विल हैव 8 + 9 and 2 ± 3. तो आपका फाइनल आंसर बनेगा कुछ 17 and -1 like this, and that's my final answer. तो आप में से जिसका आंसर भी 17 -1 आ रहा है, that's correct. All of the other answers are wrong. अब आप लोग ये चेक कर लें कि आपकी वर्किंग यही थी या डिफरेंट थी, बिकॉज इट शुड हैव AC एंड CD फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यू शुड डायरेक्टली जस्ट ऐड अप, क्योंकि हमारा C जो कि कॉमन लेटर है वो ऑलरेडी सेंटर में मौजूद है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट ब्रिंगिंग द कॉमन लेटर इन द सेंटर. यस मैंने यू डिड FC + CD. FD फाइंड नहीं करना मुझे, वी डोंट नीड टू लाइक डू इट लाइक दिस.
एफ सी प्लस सी डी करोगे आप तो आपके पास एफ डी आ जाएगा. एफ डी इज नॉट रिक्वायर्ड, आपने ए डी फाइंड करना था. नाउ आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन लें, आप लोग ट्राई करें एंड लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू दिस. Okay, so over here they are giving us x y as 4 minus 3. Then we have x z as 2 and negative 5. Then we have zm as negative 8 and 12. In the first part, we need to figure out yz, and in the second part, we need to figure out ym. तो इसको जरा करें ट्राई और देखें आप लोगों का आंसर क्या आता है. तो for the first one you people were getting -2 and -2. तो देखें भाई, आपने yz फाइंड करना है. You need to have a vector of y and a vector of z, और उन दोनों वेक्टर्स में एक थर्ड लेटर कॉमन होना चाहिए. So let's say if I'm having xy and I'm having xz over here. तो अब ये जो मेरा थर्ड कॉमन लेटर है वो सेंटर में नहीं है. So I need to bring it into the center. That would be by flipping xy, making it yx. तो अब आपके पास जो 4 3 यहाँ पर मौजूद था वो क्या हो जाएगा? It would become -4 and +3. साथ में आप ऐड करेंगे xz को, which is 2 and -5. Now the corresponding values would just add up and you'll be having -2 and -2 over here. तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा फॉर yz. ओके परफेक्ट. बस मैं ना ये गलतियां यहीं तक ही रहे, पेपर में नहीं करिएगा ऐसी मिस्टेक्स. यू नीड टू मेक श्योर कि आप फ्लिप कर रहे हो, अदरवाइज रिजल्ट फ्लिप हो जाएगा. ओके, सो वी नाउ नीड टू फिगर आउट वाई एम. तो आपके पास एक वेक्टर y का होना चाहिए, एक वेक्टर m का होना चाहिए, एंड बोथ ऑफ दोज वेक्टर्स शुड हैव अ थर्ड कॉमन लेटर. तो आपके पास है yz विच यू जस्ट फिगर्ड आउट ओवर हियर. फिर आपके पास zm होगा. डायरेक्टली एड देम अप, you'll end up having -2 and then -8 and 12. So this would provide you with -10 and +10 as your answer for ym. अब यहाँ पर हमारे जो इजी क्वेश्चंस हैं, पेपर 1 बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हो जाते हैं कंप्लीट. तो अब पेपर 2 पर हम मूव करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों की कंफर्मेशन चाहिए होगी. इफ यू ऑल आर परफेक्टली क्लियर विद दिस, या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है इसमें तो पूछ लें. Yes, all of you are perfectly clear until here? Okay. तो अब मेरे पास पेपर 2 का एक क्वेश्चन आ रहा है. Now the problem with paper 2 questions is कि यहाँ पर हमारे पास कुछ बहुत ही इनडिफरेंट से शेप्स बने हुए होते हैं लाइक दिस. एग्जामिनर भाई जो हैं वो आपको हर कॉर्नर पर एक पॉइंट मार्क करके देंगे लाइक दिस. और अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो ए बी है दैट इज 60, देन बी सी इज 8 and -3, and DC is 5 7, and we have AE as -4 3, and this one is 9 1. ED हमारे पास आ गया. Now the thing is कि एग्जामिनर आपको like specific names भी नहीं बताएंगे. He would just put up some arrowheads. तो वो कुछ arrowheads मार्क करके देंगे like this. So you need to check up the direction and the name by your own self.
तो अब यहाँ पर नाम भी हमने खुद बनाना है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम ए टिल बी, ए से बी की तरफ जा रहे हैं आप, तो आपका वेक्टर हो जाएगा ए बी, एंड दिस इज गोइंग टू हैव द वैल्यू ऑफ 60। तो अब आप में से मुझे कोई बता सकता है वेदर दिस वन इज गोइंग टू बी बी सी और सी बी? यस, विल इट बी बी सी और सी बी? एनीवन? बी सी, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि भाई वैल्यू निकलेगी कैसे। नाउ वंस वी आर डन विद दैट, तो अब हम वैल्यूज को पिकअप कर सकते हैं। वी कैन जस्ट पिक अप द वैल्यूज एंड राइट ऑल ऑफ देम ओवर हियर, और हमारे पास एक डाटा सेट बनकर आ जाएगा पूरा, लाइक वी विल हैव ऑल ऑफ द वैल्यूज फॉर द अवेलेबल वेक्टर्स। So over here I am having CD, which is 5 7, then we have DE 9 1, and then we have EA as -4 3. Now over here once we are done with the values, अब हमने क्योंकि values pick up कर ली हैं, the examiner could directly give you the question, like he would say that you need to find AD. अब ये एग्जामिनर भाई बिल्कुल ऊपर से आ गए, ही हैज कम अप फ्रॉम द वेरी टॉप फ्लोर। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई ए डी फाइंड करके दे दो। अब ए डी तो उस वक्त फाइंड करेंगे जब ए और डी के साथ कुछ एक रिलेशन हो हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास क्योंकि फिगर गिवन है, तो आप फिगर की हेल्प से एक रूट बनाते हैं। यू फर्स्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, बी पर पहुंचने के बाद what you do is you rotate yourself or turn yourself towards C, फिर C पर पहुंचने के बाद you turn yourself towards D। तो यहां से आपको रूट समझ में आ जाएगा। You first need to go from A to B, then from B to C and from C to D। तो अब मैंने ए बी यूज करना है, बी सी यूज करना है और फिर सी डी यूज करना है। इट इज लाइक यूजिंग सम रूट्स। जैसे मैं यहां से अगर न्यूयॉर्क जाना चाहता हूं फ्रॉम कराची, I first need to pick up a flight from Karachi to, let's say, Dubai, and then from Dubai I'll be connected towards New York. So I'm taking two different routes. तो मेरा एक रूट क्या है, कराची टू दुबई, एंड फ्रॉम दुबई I'll take from Dubai to New York। तो मेरे दो रूट्स हो गए। ओवर हियर आई एम हैविंग थ्री डिफरेंट रूट्स टू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीच टूवर्ड्स डी। तो ए से डी की तरफ जाने के लिए मैंने तीन रूट्स यूज किए हैं। I'll just write them over here, so it would become far more easier for me to solve it. I'm using AB, then I'm using BC, and then I'm using CD। तो आपके पास ए बी और बी सी क्या बनाएंगे, दे वुड क्रिएट ए सी, और फिर ए सी और सी डी को यूज करके आप क्या बना लोगे, ए डी बना लोगे, लाइक दिस। सो दिस वुड बी अ बिट मोर इजियर फॉर यू टू हैंडल, और यहां पर आपका जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा इन 2 to 3 इजी स्टेप्स। अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज पुट इन करनी है। सो ए बी वॉज 60, then we had BC which was 8 and -3, और फिर हमारे पास है CD which was basically 5 7। Now you need to bundle them up। You will have AC from these two vectors। तो इन दोनों को अगर आप डायरेक्टली ऐड कर लें, the reason is that the third letter over here is in the center। जो आपका थर्ड कॉमन लेटर है वो ऑलरेडी सेंटर में मौजूद है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ऑलरेडी वो सेंटर्ड ही होते हैं, लाइक द लेटर्स वुड देमसेल्व्स बी इन द सेंटर। इन केस अगर सेंटर में नहीं है तो क्या करना है वो आप लोगों को पता है अब। सो आई जस्ट सिंपली ऐड देम अप। सो आई एंड अप हैविंग 14 and -3,
and in the meanwhile on the other side I am still having CD which is 5 7. फिर आपने corresponding terms को करना है add, so we have 14 plus 5 which is 19 and then minus 3 plus 7 is 4. तो आपके पास बन गया है 19 and 4. अब एक काम आप लोगों ने करना है and that is to figure out CE. Give a try to figure out the value of CE. अब CE आप लोग फाइंड करेंगे और यहाँ पर हमारी जो फिगर है उसको मैं कॉपी डाउन कर देता हूँ फॉर यू पीपल. So there's your figure. You could just simply use it to figure out the value of CE. आप सबने इसको करना है ट्राई और मुझे बताने हैं अपने आंसर्स, ऑल ऑफ यू. Okay, so CE turns out to be 14 and 8. Now let's just make it a bit more difficult. अब यहाँ पर हम क्या करने लगे? We are going to figure out the answer for DB. Now what you need to do is you need to figure out the value of DB. और हमारे पास D यहाँ पर मौजूद है and we need to go until B. Now in such questions अगर आप BD फाइंड करना चाहें तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं और फिर उसको DB बनाना बहुत इजी होगा. बट आई फर्स्ट वांट यू पीपल टू फिगर आउट DB. आप लोग एक बार ट्राई करें and let's see if you people are able to do it. Otherwise I'll tell you how to do it in 2 simple steps. तो ट्राई करें जरा DB फाइंड करने के लिए. If you people are able to do it, that's good. Otherwise I'll let you know. Yeah, I need a confirmation from you people if all of you are getting negative 13 and negative 4 या किसी का आंसर डिफरेंट भी आ रहा है. Okay, what we need to do is we need to pick up DC and then towards CB. तो आपके पास बनेगा DC plus CB and that would give you your final answer. एक तरीका और यूज कर सकते थे आप, that you could have figured out the value of BC and then towards CD. तो आप डायरेक्टली पहले BD निकालते और BD को फिर आप फ्लिप कर लेते तो भी आपका आंसर यही आना था. Although it's like very good thing that you all have got the answer in the very first go. तो अब चलते हैं आगे. Now towards the next question हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि एग्जामिनर भाई ने मुझे वैल्यूज रेशो में देना शुरू कर दिए हैं. Now he is not giving us the values directly, he is giving us the values in ratios. तो अब वो मुझे ये कह रहे हैं that I have a point over here, right over here, which is termed as x, और यहाँ है a, then I have b on the right, then c, and then d. Yes, Huda, whichever method seems to be convenient to you, आप वो method use कर सकते हैं. I was just like giving you different options. तो आपके पास different options definitely होने चाहिए. But whichever method or whichever option seems to be more convenient or more appealing to you, आप वही concept, वही logic use करें. Whether it is like longer or shorter, that doesn't matter. क्योंकि at the end of the day, the answer would give you the marks. अगर answer ठीक आ रहा है, then it's okay. आप short method use करें या long method, that's nothing to be worried about. DE से जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता. That would have been a wrong route. In fact, not a wrong route, a long route. एक लंबा रूट हो जाता वो आपके लिए and that would have created a bit more like calculations and everything. Calculations थोड़ी ज्यादा हो जाती. Although आंसर ठीक आना था बिल्कुल. आंसर डिफरेंट नहीं हो सकता. आंसर ठीक ही आएगा. Now
Coming to this question, yes exactly मीना, that is what I am saying. आप DE से जाएं या आप B से डायरेक्ट D की तरफ आएं, both of them would give you the exact same answer. There won't be any single difference in your answer, whether you do it from the longer route or from a shorter route. Now over here you have been provided with a point in the center at X. यहाँ पर हमारे पास point X आ गया है, and the examiner is saying that we need to use the ratio of 2:3. अब एग्जामिनर भाई ने मुझे 2:3 का रेशो दे दिया है, और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो वैल्यूज थी वो सिर्फ बी सी के लिए। द वैल्यू हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर बी सी विच इज 10 and 15। अब एग्जामिनर भाई ये कह रहे हैं कि आपके पास ए बी मौजूद है एज लेट्स से 8 and -4, और साथ में सी डी आपके पास मौजूद है एज 5 and 7। और मुझे सबसे पहले तो फाइंड करना है ए डी। आई नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ए डी फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर एग्जामिनर भाई मुझे कह रहे हैं दैट यू नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ए एक्स। अब पहले आप लोग ए डी फिगर आउट कर लें, उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ए एक्स कैसे फाइंड होगा, और फिर उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप लोगों ने फाइंड करना होगा एक्स डी। तो जरा ए डी फाइंड करें, गिव इट अ ट्राई एंड लेट्स सी इफ यू पीपल आर एबल टू डू इट। Some different answers for AD. We have 13:3 and we have 23:18। तो अब चेक ये करना है कि किसका आंसर ठीक है, 23:18 या फिर 13:3। What you need to do is you need to first pick up AB, then go all the way towards BC and then towards CD। तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली लिखोगे AB plus BC plus CD। Now this one would first of all give you AC from here। तो आपके पास बनेगा 8 -4। Then you have BC which is 10 15। So this would ultimately give you 18 and 11। तो यहाँ से आपके पास 18 and 11 आ जाएगा। Then you need to pick up CD which is 5 7। तो ये फाइनली आपको देगा 23 and 18 as your final answer। So those of you who were getting 23:18 were correct, 13:3 wrong है। The thing is कि आपने straight away सिर्फ add ही करना था values को, and you were not like required to flip anything or change anything, क्योंकि यहाँ से हम AC find कर लेंगे and with that we'll have AC plus CD जो कि आपको ultimately AD दे देगा, and that would be without flipping anything। So you need to keep that in mind। अब आ जाते हैं मुश्किल पार्ट की तरफ, द डिफिकल्ट वन। अब मुश्किल ये है कि हमारे पास जो फिगर है वहां पर एक रेशो भी है। इफ यू सी वी हैव सम रेशो ओवर हियर। एक्स पॉइंट का एक रेशो है मेरे पास 2 और 3, विच मीन्स दैट इफ आई लाइक टेक बी टिल एक्स, तो हमने दो पार्ट्स कवर करने हैं फॉर दैट एंटायर लाइन, और अगर मैं एक्स से सी तक जाता हूं तो मैंने 3 पार्ट्स कवर करने हैं। So what we need to do is we first of all need to figure out the value of this region over here and this region over here। तो इसको break करके हम find कैसे करेंगे? What we first need to do is we need to use the concept of ratio। जो आपने numbers में और everyday maths में ratios पढ़े थे, वो concepts अब आपने use करने। So if we talk about bx, it is 2 portions out of the total which are 5। तो आपके पास टोटल 5 पोर्शंस हैं, जिनमें से 2 पोर्शंस कहां पर हैं, बी एक्स के बीच में। सो वी हैव 2/5 फॉर बी एक्स। द टोटल वैल्यू इज 10 15। दैट वुड रिटर्न यू
4 and 6, and that is my answer for bx. अब मेरे पास bx आ चुका है as 4 and 6. I've like first of all was having ab 8 negative 4, और अब ए बी मेरे पास है 8 नेगेटिव 4. आई ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ बी एक्स एज 4 6. तो मैंने क्या करना है, ए बी प्लस बी एक्स को यूज करना है, एंड आई विल एंड अप हैविंग ए एक्स. इज इट परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी इसमें? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद दिस? ओके परफेक्ट. अब यहां पर मेरे पास ए एक्स आ चुका है. आई जस्ट नीड टू फिगर आउट एक्स डी. तो आप क्या करोगे, आप ए डी और ए एक्स को यूज करोगे, एंड यू विल हैव ए एक्स प्लस ए डी. flip it up, make it xa plus ad, and that would give you xd as well. तो आपके पास ax और ad यूज करके xd भी आ जाएगा, and that would make up things much more easier for you to solve. The only problem was to like utilize the ratios and then to solve it further. तो यहाँ पर हमारा पेपर 2 का भी ऑलमोस्ट पूरा ही कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है. एक छोटी सी चीज जो रह गई है, दैट इज पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स. वो इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट क्लास में कवर करना है. आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड देन सी यू इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे. टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज.